एआई की दुनिया में अननोन टेरिटरी ही बनने वाली है कि अब आगे क्या होगा नहीं पता, कौन सी जॉब जाएगी नहीं पता। तो माइंडसेट मेरा किसके लिए तैयार होना चाहिए? अब अननोन के लिए तैयार होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मुझे कैरी करना आता है। एआई को अपना हेल्पिंग हैंड माने या फिर हम इसको अपना कॉम्पिटिटर माने? रोबोट जब तक इंसान से महंगे हैं रोबोट नहीं आएगा, और इंसान आज भी बहुत सस्ते हैं, तो वो अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एआई जो एक्स्ट्रा लेयर है, पीपीटी बनाना है, प्रेजेंटेशन देना है, वो सारा लेयर, तो रियल लाइफ स्किल सेट जहां नहीं है, सिर्फ डिग्री बेस्ड है, वो सारी जाएंगी। साइंस में ये ह्यूमिलिटी है कि वो कहता है समटाइम्स वी नो व्हाट वी नो, समटाइम्स वी नो व्हाट वी डोंट नो, एंड समटाइम्स वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। अगर एआई इंसानों से बेहतर काम करने लग जाए तो क्या वो इंसानों की जगह ले सकता है? Whatever you eat, you become। तो फूड क्या कंज्यूम कर रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार 1/3 ऑफ माइंड बनता है बात। सात्विक भोजन जाएगा, एनर्जी वाला भोजन जाएगा, फ्रेश भोजन जाएगा, तो उसी प्रकार का ऑरा, उसी प्रकार का बॉडी होगा। कहा जाता है कि पैशन ढूंढो अपना, जहां आनंद आ रहा है वहां कार्य करो। अब ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को वो ढूंढ ले कि कहाँ आनंद आ रहा है। तो दूसरा तरीका यह है कि आनंद में रहो जो भी कर रहे हो। एआई से हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वो हमारे चेतना से जुड़े ऐसे निर्णय दे सकता है? मन को प्रयोग करना जब बंद करते हैं तब बुद्धि खिलती है। मन जब तक वॉन्डर करता है, तब तक नॉइज आता है, तब तक इंसाइट नहीं आता है। इसलिए बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा ब्रेक लिया। एक बेटे को या एक बेटी को अपना पिता गलत लगता है, लेकिन जब तक समझ में आता है कि वो गलत नहीं थे, तब तक उसके बेटे को लगता है कि वो गलत है। नमस्कार, विदस के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे को एंकर अरुण वर्मा जी। विदस में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, एआई और भारतीय शिक्षा परंपरा। क्या एआई वास्तव में हमारे ज्ञान और समझने की शक्ति को गहराइयों तक जान सकती है या इसकी भी कुछ सीमाएं हैं? आज हम इस पर बात करेंगे और भारतीय दृष्टिकोण से एआई को समझने की कोशिश करेंगे। और जिन गेस्ट को आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है वो हैं ऑथर रवि सिंह चौधरी जी, जो कि आज मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो अरुण जी, आज पहला सवाल आप पूछिए। रवि जी, मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली धर्मशास्त्र, भारतीय परंपरा, इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैंने इस इंटरेस्ट में आपकी एक बुक मैंने देखी, द डायलेक्टिकल ऋषि। मेरी क्यूरियोसिटी पहले तो ये थी कि डायलेक्टिकल ऋषि एक साथ, ये आपने नाम कैसे सोचा? और क्या ये बुक डायलेक्टिकल ऋषि ये हमारी जो भारतीय परंपरा, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसके अंदर एक कैसे उतना ज्ञान दे पाएगी? मेरी एक जूनियर है कॉलेज की, तो उसने अपने हस्बैंड के साथ वाइजैक में एक स्कूल को प्रारंभ किया और उसने कहा कि वो सोक्रेटिस मेथड ऑफ टीचिंग के थ्रू पढ़ाती है। तो मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि सोक्रेटिस मेथड क्या है। तो उसमें है प्रश्न करना। बच्चा जो है वो प्रश्न कर रहा है, उसका उत्तर दिया जा रहा है, फिर एक क्यूरियोसिटी जग रही है, फिर प्रश्न हो रहा है, फिर उसका उत्तर दिया जा रहा है। सो टू वे कम्युनिकेशन है। तो पहले तो ये स्ट्राइक किया कि बचपन से तो हम कभी ऐसे पढ़े ही नहीं। वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, कि पूरा मोनोलॉग 25 मिनट तक, 30 मिनट तक चल रहा है और किसी ने कुछ अधिक टफ प्रश्न पूछ दिया तो या तो उसे डांट दिया गया या बोला गया कल इसके बारे में हम बताते हैं। तो जिज्ञासा उसकी शांत नहीं हुई। तो और ये भी कहा जा सकता है कि जो शिक्षक है वो भी उस विधा से नहीं आए। तो सोचने का जो प्रवृत्ति है कि वाई एनालिसिस, जो कॉर्पोरेट में भी हम कहते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, तो संवाद नहीं होता हमारे टीचिंग में, राइट। और संवाद नहीं होता तो फीडबैक भी नहीं मिल रहा टीचर को कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। और कब समझ में आता है? जब एग्जाम होते हैं, मार्क्स कम आए तब समझ में, अच्छा ये बच्चा नहीं समझा। फिर एक परसेप्शन टीचर बनाते कि ये तो कम नंबर ही लाता है, एक तरफा शिक्षा की बिल्कुल। लेकिन वो जो स्कूल मैंने बोला वाइजैक में, तो जब मैंने सुना सोक्रेटिस, तो जब मैंने डिटेल में सुना तो मुझे लगा ये तो वाद परंपरा है ऋषि गौतम की। तो एक तो विदेशी मेथड हम अपनाते हैं, इन मेथडों को भी हमने नहीं सुना और जाना, विद्यालयों में नहीं अपनाया। और इसके कॉन्टेम्पररी या इनसे भी प्राचीन जो ऋषि गौतम की टेक्निक है, तर्कशास्त्र, रीजनिंग,
वो विधा ऑलरेडी है जिसको हम भूल चुके हैं। तो जब मैं पुस्तक की टाइटल मैं सोच रहा था, तो अब इसमें संवाद में क्या होता है, 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर 4 लोग आ जाएंगे तो बहस हो जाती है, बाकी लोग को सुनना चाहिए। 2 लोग जब करते हैं तो हम कहते हैं शास्त्रार्थ हो रहा है। एक पूर्व पक्ष है, एक उत्तर पक्ष है, 2। तो 2 का हम ग्रीक में जाते हैं तो डाया एंड लेक्टिकल इज दिस कॉन्वर्सेशन। इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि अगर मेरी अवधारणा, अगर मुझे किसी ने चैलेंज नहीं किया तो मुझे तो लगेगा मेरा वाला ही सही है। तो इसलिए मेरा क्रिटिक भी मेरे सामने होना चाहिए, मेरा विरोधी भी मेरे सामने होने चाहिए, और उसे भी अच्छी संवाद करने की टेक्निक पता होनी चाहिए। तो ये जो पुस्तक है, क्योंकि तर्कशास्त्र पे है, वाद पे है, डिस्कोर्स कैसे करें, तो एक शब्द जो मुझे बहुत सही लगा, प्लेटो के टाइम से यूज हुआ। ये कार्ल मार्क्स वाला डायलेक्टिक नहीं है, ये डायलेक्टिकल है प्लेटो का। अच्छा। कि कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू एंड क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिसिज्म से ही सुधार होता है हाइपोथेसिस का। तो इसलिए मैंने इस पुस्तक का नाम, एक मॉडर्न और एंशियंट का टच, कि विजडम भी एंशियंट है बट आज भी काम का है, इसलिए द डायलेक्टिकल ऋषि। इस पुस्तक को पढ़ने से हमारी जो आज की यूथ पीढ़ी है उसकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है? जो मैं सबसे बड़ा बात नोटिस करता हूँ, सिर्फ हम जब यूथ में, मतलब बच्चे थे या अभी के जो बच्चे हैं, उस सब में एक समानता है कि हम बहुत तेजी से तर्क लगाने लग जाते हैं, जंप करते हैं और तर्क लगा करके तुरंत कंक्लूड करते हैं। उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि जब आप 5 साल के थे, या 5 साल के बच्चे का तर्क आपको कैसा लगता है सुनने में? आपको थोड़ा बचकाना लगता है, बोलते हैं। तो उसमें उसकी गलती नहीं है, जीवन का अनुभव छोटा है, कम है। तो होता क्या है कि एजम्पशंस और परसेप्शंस जो हम समझ रखते हैं दुनिया की, वर्ल्ड व्यू अनुभव से ही आती है। तो या तो आप बहुत पुस्तकें पढ़े हो या बहुत अनुभव लिए हो, तभी जो आप तर्क लगा रहे हो उससे आप बेहतर कंक्लूड कर पाते हो। जैसे मैं आयुर्वेद का मैं बताता हूँ, कोई अगर मजाक उड़ा रहा है और उसे आयुर्वेद के बारे में नहीं पता, कभी आयुर्वेद की दवाई प्रयोग नहीं की, उस डोमेन को वो नहीं जानता है, लेकिन क्योंकि कोई और मजाक उड़ा रहा है तो वो भी मजाक उड़ा रहा है। तो ये लॉजिकल होना नहीं हुआ। उसी तरह रिचुअल में भी आप जा सकते हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बोल देते हैं कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, तो क्या उन चीजों के रास्ते पे आप गए, कभी कुछ अनुभव किया? जान के मानो, जानकर मानो या ना मानो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर किसी चीज को हम रिजेक्ट करते हैं तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। जैसे साइंस में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होती है, ठीक है? तो साइंस में ये ह्यूमिलिटी है कि वो कहता है समटाइम्स वी नो व्हाट वी नो, समटाइम्स वी नो व्हाट वी डोंट नो, एंड समटाइम्स वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। कि हमें नहीं पता है कि वो क्या है, क्योंकि वो क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, इवन रिलेटिविटी से या क्वांटम फिजिक्स का भी लगता है कि वो हम एल्गोरिथम नहीं निकाल पा रहे। लेकिन हमें पता है, वो कहते हैं कि ग्रेविटी का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो जो ग्रेविटी आती है ब्रह्मांड की और जो रियलिटी में ग्रेविटी है वो कहीं ज्यादा है। तो किस वजह से ज्यादा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कुछ एक्स्ट्रा है। वो क्या है हमें नहीं पता। तो कोई कह रहा है कि जिस चीज को हम देखते नहीं है, जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम नहीं मानेंगे। लाइक योलो, यू ओनली लिव वंस। हमने देखा नहीं है कि होता है क्या पास्ट लाइफ, नहीं देखा हमने। नेक्स्ट लाइफ होता है कि नहीं देखा तो नहीं मानते हैं। तो रिजेक्शन इज नॉट, शुड नॉट बी कॉल्ड यू आर रैशनल, क्योंकि साइंस भी उस तरह बिहेव नहीं करता। और अपनी बात को आगे का साइंटिस्ट नकारता है, बट उसकी बुराई नहीं होती पुराने वाले साइंटिस्ट की, राइट? क्यों नहीं बुराई होती? कि एक मेथड से उसने कुछ चीज को ढूंढा है, राइट? जी। तो उस प्रोसेस को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हम अपग्रेड कर रहे हैं, इवोल्यूशन में जा रहे हैं। कोई चीज स्टैटिक नहीं है। उस चीज को, ह्यूमिलिटी को रखते हुए हमें लॉजिक और तर्क लगानी चाहिए। ये बात सीखने की है आज की युवा पीढ़ी को। यस। अभी एआई सब कुछ होने लगा है। अभी गर्मी की छुट्टियां बच्चों की पड़ी तो उन्होंने क्या किया, हॉलीडे होमवर्क करने के लिए एआई का सहारा लिया। पीपीटीज बना ली 2 मिनट में। हमारे टाइम में तो खैर प्रोजेक्ट्स होते थे, हम पूरा इमेज बनाकर और टेक्स्ट लिखकर कुछ कुछ बनाते थे, पूरा स्क्रैप बुक ये वो सब हम करते थे। अभी पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया है स्कूल्स ने। तो एआई का तुरंत उन्होंने बना लिया। मुझे ये लगता है कि एआई से हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वो हमारे चेतना से जुड़े ऐसे निर्णय दे सकता है? क्या हम उस तरह का
माइंड डेवलप कर पाएंगे बच्चे, अभी से उन्हें ये आदत लग गई है। बहुत सारे उदाहरण मेरे दिमाग में, 2-3 मैं आपको बताता हूँ कि जैसे स्विट्जरलैंड है तो वहाँ पर जो घड़ी बनाते हैं, जी। तो उस परंपरा को जो जानते हैं, उनके घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो 1 महीने अंधेरे में रखा जाता है। अच्छा। ठीक है। तो सेंसेस को जब कुछ वर्ल्ड से इंटरेक्शन नहीं होता है तो वो उसका कॉग्निशन इवॉल्व होना चाहता है, क्योंकि उसको कुछ दिख नहीं रहा है और उसको सरवाइव करना है, तो वो हम कहते हैं कि सिक्स सेंस जैसा चीज वो डेवलप कर रहा है। तो सेंसेस को जो है उसको जितना हम ट्रेन करते हैं या ब्रेन को, उतना हमें लाभ मिलता है। शरीर को आप जिम ले गए, उसको स्ट्रेस दिए, ट्रेनिंग दिए, तो शरीर उभर के आया। लेकिन छोटी छोटी चीजों में यदि, जैसे कैलकुलेटर आया तो हम पहाड़ा भूल गए, बिल्कुल भूल गए। ठीक है। और अब हम एडिशन भी भूल गए, मतलब दुकानदार को भी मैं देखता हूँ छोटा सा, मतलब 17 + 22 है, उसको भी जोड़ रहे हैं कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर तो होता क्या है कि जिस चीज का हम प्रैक्टिस में ब्रेन को नहीं रखेंगे, धीरे धीरे वो डीएनए में वो चीज लुप्त होती जाएगी अगली पीढ़ी में। तो जिसको सब चीज सर्वसुलभ हो जाए, जिसने किसी चीज के लिए मेहनत नहीं की है, इवॉल्व नहीं होगा वो। तो एक मीम आता है कि टीचर ने बच्चे का नाम पूछा और इंटरनेट खराब हो गया। अब वो चैट जीपीटी से अपना नाम पूछ रहा है, उसको नाम ये उतना यूज टू है। ठीक है। तो ब्रेन को जितना आप ट्रेन करोगे उतना डेवलप होगा। मतलब एक और ये बता दो उदाहरण, जो प्रेगनेंसी है या डिलीवरी हो रही है बच्चे की, तो एक सीजर टेक्निक से हो रही है, एक नेचुरल डिलीवरी हो रही है। तो नेचुरल में क्या होता है कि सर में प्रेशर पड़ता है, तो वो जो जीवन का जो सर्वाइवल का जो ये है, तो वो जो बच्चा आता है वो नेचुरली ज्यादा उसमें सर्वाइवल टेंडेंसी होती है, क्योंकि उसका जन्म ही मेहनत करके हुआ है। ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेटिव, जहां या बहुत ज्यादा रिपीटेटिव वर्क है, ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना है, वहां पर आप यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हर चीज में यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो समहाउ आप मोरोनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, गधा बनना बेसिकली। ज्यादा एआई यूज करने से मुझे लगता है हमारी कलात्मक सोच भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, वो तो पहले से भी कम थी, क्योंकि करियर ओरिएंटेड अगर हर चीज होगी तो आप पैसे से जोड़ करके चीजों को करते हैं, बट अगर कला के प्रति एक्चुअल प्रेम है तो आप इवॉल्व ज्यादा होते हैं। राइट। तो खोजी होना, सीकर होना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि हम खुश हो जाए, हम तो तुरंत सॉल्व कर देते हैं चीजों को। और बड़े लेवल पे ये भी देखा जाता है, जो इंटरव्यू होती है बार्क और इसरो की, हमेशा वो प्रोसेस को चेक करते हैं कि बच्चा सोच कैसे रहा है, आंसर क्या है उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सोच कैसे रहा है वो निर्धारित करेगा कि वो साइंटिस्ट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। कुछ बनाने में या कुछ करने में उसने लर्निंग स्टेज उसके पास रही या नहीं रही। जब मेरी इंटरव्यू बार्क की, मतलब मोर देन 1 आवर की ऐसे इंटरव्यू हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम, उस समय की बात है, आज से आप समझ लो कि 10 साल पुरानी बात है, तो वो कह रहे थे कि तुम आसान को कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहे हो। अच्छा। तो कॉम्प्लिकेटेड को कैसे डील कर पाओगे? सारे आंसर तुम्हारे सही हैं, लेकिन सीधे सीधे जो ऑब्वियस हैं तुम इतना घुमा के क्यों आंसर दे रहे हो? तो रियलाइज हुआ कि हम पढ़ाई ही ऐसे किए हैं। राइट। खोजने की प्रवृत्ति से पढ़ाई नहीं किए हैं, तो आंसर सही होना इंपॉर्टेंट नहीं था, आसान को कॉम्प्लिकेटेड बना दिए तो कॉम्प्लिकेटेड को भी डील नहीं कर पा रहे। तो प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट तो ठीक है, बड़े एग्जाम में आपका टेस्ट होगा, बट वही आदत अगर बन जाए कि तुरंत तुरंत रिजल्ट हम ले आ रहे हैं, होमवर्क बन जा रहा है मेरा, राइट, तो कभी ना कभी वो, मतलब आप अपाहिज बन रहे हो बेसिकली ब्रेन से, और वो कभी ना कभी आपको बैकफायर करेगा। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को सिर्फ नॉलेज नहीं देते हैं, बल्कि आपको बाहरी दुनिया से कैसे लड़ना है, जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे या स्कूल से बाहर निकलोगे, आपको कैसे लोगों से डील करना है, ये सब भी सिखाते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सब कुछ एआई के ऊपर हो गया है, एआई के ऊपर सब लोग एआई के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तो एआई क्या हमारे इमोशंस को समझ सकता है? सो इमोशंस यदि हमारा शब्दों के दायरे में है, जैसे मुझे किसी ने कहा बहुत बुरा लग जाता है, मुझे किसी ने कहा मैं तुरंत खुश हो जाता हूँ, तो शब्दों से और साउंड से यदि मैं बहुत प्रभावित हूँ तो एआई भी प्रभावित करेगा। अच्छा। क्योंकि इमोशंस भी एक ऐसी गहराई है कि वो शब्दों के परे की बात होती है, लेकिन सतही तौर पर यदि हमारी अपब्रिंगिंग ही हुई है, बहुत डीप नहीं जाने की आदत नहीं है, राइट, उतना डीप अनुभव सोचने की आदत नहीं है, तो हम शब्दों से ही चीज़ों को जज करते हैं।
तो आप एआई में भी देखेंगे कि वो उसमें ह्यूमर है, उसमें सटायर है, वो आपको डरा भी सकता है, आपके साथ मजाक भी करता है। तो यदि इमोशंस के वो डेफिनेशंस उस दायरे में हैं तो एआई भी वो काम करेगा। वॉइस बोल सकते हैं कि उसके पास वो वॉइस नहीं है जो आपको नोन लगे, राइट जी। जैसे माँ की आवाज है, तो बचपन से आप वो आवाज सुने हो, तो आप देखिएगा कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि बच्चा यदि बात नहीं मान रहा हो जी, उसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया हो, सारा लॉजिक देकर के उसके लिए क्या है, भला है, बुरा है, लेकिन बात मनवाने के लिए नाना जी को या दादाजी को बोला गया और उन्होंने 2-3 बात कुछ ऐसी बोली और वो कुछ प्रतिकार, वो कुछ रेजिस्ट नहीं किया, वो मान लिया सीधे सीधे बात को जी। तो जिसको बहुत मानता है, जिससे उसको प्रेम मिला है, लगाव है, वो जो वॉइस है, वो जो प्रभाव डालेगा वो एआई नहीं डाल पाएगा जी। एआई विल बी अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस। देखिए एआई बना है, नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट इसका लक्ष्य ये है नेचुरल इंटेलिजेंस को इमिटेट करे, जितना हो सके कॉपी करे। इसलिए पूरा न्यूरल नेटवर्क का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे सोचते हैं, जो डिसीजन मेकिंग लीनियर लॉजिक में हम नहीं करते हैं जी। 10 डेटा लेते हैं फिर हम भी प्रोसेस करते हैं, फिर इट्स नॉट इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट सिंपली, बहुत कॉम्प्लेक्स हम प्रोसेसिंग, और वो न्यूरल पूरा है जो न्यूरॉन्स हम बोल रहे हैं। तो उसी तरह कंप्यूटर को भी इमिटेट करना सिखाया जा रहा है जी। तो इट्स ऑल्दो इट्स एआई बट इट्स मोर लाइक नेचुरल इंटेलिजेंस, कितनी वो कॉपी कर पाएगा बाद में जाकर के, तो इमोशंस भी आएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब ह्यूमन को और ज्यादा अटमोस्ट केयर और ह्यूमन टच और ज्यादा चाहिए। अगर आधा अधूरा बहुत कम है तो उसको भी मशीन इमिटेट कर लेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे हमें पहले टीचर्स जो हैं जब पढ़ाते थे तो वो जब हमें अगर फोनिक साउंड्स भी करवाते थे, पोएम्स भी करवाते थे, तो वो खुद बोलते थे। जैसे कि वो हमारे साथ साथ हम बोलते थे और फिर वो कहते थे आप बोलिए। अब क्या है, स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं, चला देते हैं और कहते हैं कि बोलो। तो आजकल के बच्चों को देखा जाए तो फोनिक साउंड्स भी जहाँ से उनकी स्टार्टिंग होती है वो भी उनको क्लियर नहीं आते हैं, यहाँ तक कि आ ई भी नहीं आते हैं। तो वो टीचर्स बताते थे कि इस तरह से आपको बोलना है, लेकिन ये जो अब एआई का ज़माना आ गया है तो वो लगा दिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस, इससे भी बच्चों को बहुत इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, और एआई उन सबको रिप्लेस कर देगा जिन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया है। रिपीटेटिव नेचर है किसी काम का, एक ही काम है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो एआई तो बैठा है उस चीज को, तो वो ऑलरेडी रिप्लेसेबल है। लेकिन जहां पर और एक्स्ट्रा एफर्ट है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, राइट, तो वो एआई ऑब्वियसली अभी तो नहीं कर पाएगा। तो हम इसको अपना हेल्पिंग हैंड माने या फिर हम इसको अपना कॉम्पिटिटर माने? इट्स लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब बॉम्ब भी बना सकते हैं, बिजली भी, उससे दो धारी तलवार है। हमेशा कोई जो शक्ति आती है तो वो रेस्पॉन्सिबल हाथों में जाएगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो पावर ज़्यादा बेहतर यील्ड करेगी। तो है दोनों दिशा के ये है, एक खतरनाक भी है और मददगार भी है। अब हमें उससे यूज़ कैसे करना है वो हमें देखना होगा। तलवार किसके हाथ में है इसके हिसाब से है। हमारे धर्मशास्त्रों में हर एक चीज़ का वर्णन है। जैसे अभी हम देखते हैं तो हमें मान लो फ़ोन है तो किसी और वे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, टेलीपैथी होती थी, वायुयान, ये सब की चीज़ों का है। तो क्या ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोई जिक्र है क्या कहीं पर? इस पे मैंने बात की थी एक बार गुजरात यूनिवर्सिटी में कि अगर विमान पे मैं आता हूँ तो विमान के सिद्धांत यदि हमें पता है तभी पॉसिबिलिटी है विमान होने की। कोई चीज़ उड़ती कैसे है ये यदि नहीं पता है, ऊपर कैसे आती है, तो हम विमान नहीं बना सकते, राइट। टेक्नोलॉजी के पहले इंजीनियरिंग आएगी, इंजीनियरिंग के पहले साइंस आएगी, साइंस के पहले लॉजिक, मैथमेटिक्स, ये सब आएगा, राइट। तो हम ऐसे मजाक उड़ा सकते हैं कि संभव कैसे है, लेकिन जब डिटेल में जाते हैं, जो वैमानिका शास्त्र है ऋषि भारद्वाज की, तो वहाँ पर वेट की बहुत बात की जा रही है पहले, कि मुझे वजन का बहुत ध्यान रखना, अगर बहुत भारी हो गया तो ये नहीं उड़ेगा। मतलब वेट की समझ है, ग्रेविटी की समझ है, उसके बाद जो शेप है, एरोडायनेमिक जो हम शेप कहते हैं, तो उड़ने के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक ड्रैग होता है, एक लिफ्ट होता है, कि कोई चीज आ रही है तो आगे से जो रेजिस्टेंस है एयर का जो है वो ड्रैग है, तो इसीलिए पार्टिकुलर शेप होना चाहिए, और ऊपर उठना है तो लिफ्ट क्रिएट होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो कोई चीज लिफ्ट कैसे क्रिएट होगी, इंजन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इंजन के लिए फ्यूल का पता होना चाहिए,
अगर ये सारे एलिमेंट है तभी विमान होगा। हम डिटेल टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे कि कितने स्पीड की थी, कितने हाइट पे थी। ये भी मैं आपको बता दूं, वो आज के टेक से लो टेक ही थी, स्लो ही उड़ती थी, बहुत तेज नहीं थी, बहुत हाइट नहीं थी। लेकिन इंजन प्राइम मूवर बहुत यहाँ पर मतलब उसके बिना नेसेसरी कंडीशन है कि विमान। तो हम बात करते हैं कि उसमें एक इंजन की जो कॉन्सेप्ट की बात आती है उसको हम लोग बोलते हैं वोर्टेक्स मर्करी इंजन। ठीक है, मर्करी बैंड है पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड। लेकिन मर्करी क्या है? एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, पहली बात। ठीक है, तो मर्करी की बात हो रही है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और मेटल है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं यदि वो घूमेगा। ठीक है, जैसे हम पंखे में क्या करते हैं, कॉपर का कॉइल होता है, उसको जब बिजली देते हैं और उसमें जो मैग्नेट है तो फिर पंखा घूमने लगता है। ठीक है, और टरबाइन में उल्टा है कि टरबाइन में पानी आती है, टरबाइन घुमाती है और फिर इंडक्शन से बिजली पैदा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल है जो संभावना है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो वोर्टेक्स मर्करी इंजन में बेसिकली क्या होता है कि मर्करी बहुत तेजी से घूमती है। अच्छा, तो क्योंकि मेटल है और लिक्विड है तो वो जो वॉशिंग मशीन में घूमने की प्रक्रिया वो संभव है वहां पर, इसलिए इसका नाम है वोर्टेक्स मर्करी इंजन। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किसने किया? लेकिन यदि यहां तक बात हो रही है कि मर्करी को रोटेट करवाया जा रहा है, दैट मीन्स दे नो कि व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर टू क्रिएट लिफ्ट। हेलीकॉप्टर में भी गोल घुमाना है, तो हवाई बातें बहुत सतही होती है, डिटेल्ड उसमें नहीं होता। और आपको यहां तक मैं बता दूं, पंख को रिट्रैक्ट करने की बात आ रही है कि जब आप बहुत हाइट पे जाओगे तो पंख को थोड़ा अंदर खींच लेना है, उससे ड्रैग कम हो जाएगा। तो डिटेल वही लिख सकता है जिसने उसको क्रिएट किया है, उसको टेस्ट किया है, उसका अनुभव लिया है। बैठ करके आप सोच नहीं सकते कि ड्रैग वहां बढ़ेगा तो मैं ये कर दूंगा। आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया। तो आपको मैंने हिंट दे दिया कि क्यों ये संभव है, ये कोरी कल्पना क्यों नहीं है। ये आपको वैमानिका शास्त्र में मिलती है, थोड़ी कठिन क्लिष्ट संस्कृत है, लेकिन इसमें मटेरियल की बहुत बात हुई है कि ये पार्ट किस चीज से बना है, फ्यूल किस चीज का है, सीट किस चीज का है, राइट, पायलट का जो कॉकपिट है वो प्रॉपर वहां पर पूरा लिखा हुआ है। यस यस यस। इसमें पॉइंट क्या है, मरकरी क्योंकि बैन है, मरकरी को आप ऐसे एक्सटर्नल यूज में इतने बड़ी मात्रा में आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट मरकरी वोर्टेक्स इंजन जब आप टाइप करेंगे तो थोड़ा सुनने में मजाक लगेगा, बट नासा ने, जैसे हर चीज को लोग बोल देते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गीत को नासा ने सबसे बढ़िया राष्ट्रीय गीत बोला है, दैट पैरोडी, दैट मीम, लेट इट कीप, वो मिलेगी आपको। ठीक है, जहां पर सटायर करना हो, बट व्हेन यू लिटरली टाइप मरकरी वोर्टेक्स इंजन, आपको मिल जाएगा कि वो वैमानिका शास्त्र, भारद्वाज के शास्त्र से, वो बेसिकली उस श्लोक से वो पूरी बॉडी, एरोडायनेमिक बॉडी बना करके उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो पॉसिबिलिटी हमेशा से रही है, क्योंकि बिना सिद्धांत के, बिना साइंस के इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। ये जो एआई है ये आज का नहीं, अगर देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लेकिन ये जैसे कि इन्होंने अभी बात की कि जो रावण का विमान था और आपने भी बताया, तो ये बहुत पहले से है, लेकिन अब जो है अब ये ज़्यादा आ गया है, इसीलिए मुझे लग रहा है लोगों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इसका। पहले कम विमान क्यों दिखते थे? या तो हमारे धर्मशास्त्र में या जो ज्ञान परंपरा है उसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास पात्रता है उसको वो चीज़ दी जाए। अगर कोई यंत्र है उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है तो उसका मास प्रोडक्शन नहीं होगा, सबके पास वो नहीं होगा। ठीक है, तो सबके पास हो जाना, जैसे मैं चिकित्सक का वैद्य क्या बताता हूँ, चरक संहिता में आयुर्वेद के वैद्य के बारे में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि वैद्य बाय डिफॉल्ट इंद्रिय जय होना चाहिए, अपने सेंसेस को कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, क्राइसिस देख करके अपना प्राइस नहीं बढ़ाएगा। तो अगर कोई बहुत लोभी व्यक्ति है, हाँ जी, और धोखा देने वाला व्यक्ति है, उसमें कोई ममता नहीं है, तो वो डेड बॉडी को भी 4 दिन रख करके और उसका बिलिंग करेगा, अपना कोई ना कोई स्वार्थ निकालने की कोशिश, स्वार्थ निकालने। तो राजा और वैद्य में ये बहुत एक्सट्रीम एक पॉइंट है कि सेंसेस, काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष, ये सब जो है जिसका एकदम बैलेंस्ड है उसको ही ये हम सिखाएंगे, नहीं तो ये इसका बहुत भयंकर मिसयूज करेगा। और इसका मैं लाइव एग्जांपल ले देता हूँ। मैं उड़ीसा गया था, तो वहाँ पर पिता और बेटी दोनों पद्मश्री हैं। ठीक है,
तो 90 एकड़ का फूड फॉरेस्ट है। तो वहाँ पर जब मैं वहाँ गया, साबरमती दीदी, ठीक है, हाँ जी, तो वहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि ये सब चीज़ लुप्त क्यों हो गई। मतलब वो कह रही थी कि यहाँ जो बोरिंग में दिक्कत होता है, पानी का बोरिंग कहाँ पर एक्चुअल करना चाहिए, उसकी एक पूरी विधा है, हाँ जी, ऊपर से ही वो बता सकते हैं। तो मैं बोला ये लुप्त क्यों हो गई, बोले और भी सारी नॉलेज सिस्टम क्यों लुप्त हो गई। तो बोली कि हमारे यहाँ एक परंपरा थी क्षेत्र में कि पिता अपने बेटे को बोलता था कि 2 शर्त है, उसको यदि आप पालन करोगे तो मैं ये नॉलेज तुमको दूंगा। कभी कोई तुम्हारे दरवाजे पर आए मदद मांगते हुए तो उसको लौटाना नहीं है, ना नहीं करना है, और इस विधा का पैसा नहीं लेना है। अच्छा, इस नॉलेज का तुमको पैसा नहीं कमाना है। ये बहुत पायस नॉलेज है कि पानी कहाँ है, तुम बाकी विधा से, खेती से, बाकी से तुम पैसा कमाओ, इस ज्ञान का तुम पैसा नहीं लोगे। अब वो बेटा बोल रहा है ये दोनों मेरे लिए संभव नहीं है। अब रात 2 बजे कोई आएगा हमको उठाएगा तो थोड़ी, बिल्कुल सही बात, ठीक है, और मैं सीखूं ही क्यों अगर इस तो क्या है कि उस नॉलेज को तब एक बाप भी अपने बेटे को नहीं दे रहा है। तो पात्रता क्या है, किसको देना है हमें, ये इतनी सेंसिटिविटी रह रही थी कि ये सर्वसुलभ आपको दिखता नहीं है कि बहुत मास लेवल पे है, राइट। तो ये है कि उसका यूज कौन करेगा, एथिकल यूज कौन करेगा, उसको हम, वो अधिकारी कौन है उसको हम वो देंगे। और अभी में जो भी आईक्यू जिसकी अच्छी है, टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एग्जाम्स किसने क्वालिफाई किया, उसको हम वो नॉलेज दे देते हैं। अब उस नॉलेज को वो जिस प्रकार यूज करे। अच्छा, कोई स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे आपके पास तो मतलब नॉलेज का भंडार है, तो आप क्या बच्चों को भी ट्रेन करते हैं? क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स जो आपके पास लाते हैं, क्योंकि अगर 7-8 साल में ही बच्चों को ट्रेन किया जाए, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में भी बताया जाए, तो मुझे लगता है कि जो आजकल हम देखते हैं ना कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम भेज देते हैं या फिर उनसे अलग रहते हैं, तो शायद वो नौबत ही ना आए। अभी मेरी खोज जारी है, क्योंकि फुल प्रूफ प्लान मेरे पास या पीडागॉगी अभी नहीं है, लेकिन मैं जो ढूंढ रहा हूँ जिसमें एक बहुत सिंपल और ऑब्वियस फ्रेमवर्क है पंचकोश का, जी, जो हम कहते हैं अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय। कि पहला है फूड, अन्न, वॉट एवर यू ईट यू बिकम, ठीक है। तो फूड क्या कंज्यूम कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान दे रहा है। देखिए, जो चीज़ हमारे हाथ में है वो चीज़ हमें करनी चाहिए, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में बस हम बात कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जी, तो भोजन क्या है जा रहा है बचपन से, वो छांदोग्य उपनिषद के अनुसार 1/3 ऑफ माइंड बनता है बाद में, ठीक है। सात्विक भोजन जाएगा, एनर्जी वाला भोजन जाएगा, फ्रेश भोजन जाएगा, तो उसी प्रकार का ऑरा, उसी प्रकार का बॉडी होगा। जी, 15-15 दिन पुराना खाना जा रहा है पेट में, ठीक है, तो उसका प्रभाव बाद में पड़ेगा। उससे होगा क्या, लेथार्जी आएगी, आलस्य आएगा, लेट से आप सोओगे, लेट से आप सोओगे तो लेट से उठोगे, तो आप मिस क्या करोगे। हम लोग कहते हैं सर्केडियन रिदम, सूर्य जब उग रहा है तब उठना चाहिए, सूर्य जब डूब रहा है तब सोना चाहिए, जी, ठीक है। तो बिना मतलब का डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बीमारी आना प्रारंभ हो जाती है, और शरीर की बीमारी मन को इन्फ्लुएंस करती है और मन की बीमारी शरीर को इन्फ्लुएंस करती है। तो पहले तो फूड और हेल्थ, ये आप पहले कंट्रोल करते हैं या अनुशासन में लाते हैं, और आप जैसे बिहेव करेंगे बच्चा उसको कॉपी करता जी, है। बिल्कुल। हम आचार्य उसको कहते हैं जो आचरण में रखा है, जो वो कह रहा है करने के लिए वो खुद फॉलो करता है। जैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट होगा ना, बच्चे वो तुरंत पकड़ लेते हैं सबकॉन्शियसली, ये तो हमें सच बोलने बोल रहे थे लेकिन फोन पे ये किसी को ऐसा बोल रहे थे, तो उसको लगता है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दिस इज द प्रैग्मेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जीवन ऐसा ही, झूठ बोलना पड़ता है। ये जब बाय डेफिनेशन देखोगे कि गुरुकुल दूर क्यों होते थे शहर से, उसका यही कारण है कि रियल वर्ल्ड में बच्चे नहीं रहने चाहिए कुछ समय तक, क्योंकि उसमें ईमानदारी, सत्यता, ये सब नहीं आएगा। क्योंकि रियल वर्ल्ड में होगा तो सब चीज देखेगा वो, और फिर वो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से वो साइड पकड़ लेगा। तो उसको यदि आप लायक बनाना चाहते हैं तो थोड़े उस माहौल में रखते हैं जहां पर उसकी संगति अच्छी होती है, जहां शांति होती है, जहां फूड और व्यवहार। तो पहला तो सजेशन मेरा ये होगा कि प्री स्कूल में आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहला 7 साल या पहला 6 साल शरीर का डेवलपमेंट होता है।
अच्छा। हम क्या सोच रहे हैं कि मल्टीकल्चरल एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो आगे जाए, वो डांस भी करे, गाना भी गाए, ड्राइंग भी All-rounder बनाए, बने। स्पीच भी सब दे कुछ कर ले। इंडिपेंडेंस डे में, तो उससे होगा ही क्या? मतलब इट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आज आप खुश हो रहे हो, ये जीवन में चीजें निर्धारित नहीं करती है। और इन चीजों को मेंटेन करना भी संभव नहीं है कि जो 10 चीजें आप स्कूल में कर रहे थे वो कॉलेज और जीवन भर होता रहे। आप किसी 2 या 3 चीज को ही पिक करते हो। अगर 10 चीज पिक कर रहे हो तो मतलब आपको कुछ ठीक से नहीं आता। तो पहले मम्मत तो बॉन्डिंग पे काम करो, उसका जो इमोशनल अपब्रिंगिंग है और शरीर को डेवलप होने दो। उसको सोने नहीं मिल रहा है यदि, जी बिल्कुल, उसके ऊपर बर्डन है, ये क्लास है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास है, उसके बाद ठीक से सो नहीं रहा है, तो वो पहले आपको देखना है। तो जो मैंने बोला कि 4 साल तक आप उसे घर में रखिए, आप होम स्कूलिंग करके 6 साल तक रखिए, जिस भी प्रकार से आपको अपने पास रखना है। ये आप जो कंप्लेन बहुत करते हैं कि बच्चे अब हमारा ध्यान नहीं रखना चाहते, क्योंकि बच्चे को पहले आपने निकाला और उसको उस चीज के लिए शाबाशी दी और वो चीज उसने किया, करियर बनाया उसने, पैसा कमाया उसने, उसी की शाबाशी मिली। उसको पैर छूने की शाबाशी नहीं मिली, उसे मंदिर जाने की शाबाशी नहीं, उसे बोला गया ये सब से अभी दूर रहो, ये सब का टाइम आएगा, राइट, अभी इस पे ध्यान दो। तो लाइफस्टाइल को नेचुरल रखना बहुत जरूरी है। और इसके बाद प्राण का डेवलपमेंट होता है, मतलब 8 साल से अगर 12-13 साल तक अगर बोलेंगे जी, तो शरीर जो एनर्जी एक्युमुलेट करता है, जो लाइफ लॉन्ग वो एनर्जी मेंटेन रखेगा। और फिर मन का डेवलपमेंट होता है जो 12 के बाद, जो एग्रेसिवनेस से लेके सब कुछ आएगा। तो जो फेज है उस फेज में उसको वो फूड मिलना चाहिए, जिस चीज की भूख है वो उसको मिलना चाहिए। कला का भी एक समय है, बिल्कुल, राइट जी। और एक जो आदत है कि बिना रील देखे और बिना टीवी देखे बच्चा खाना नहीं खाता है, तो उसमें अभी तो डिसऑर्डर नहीं दिख रहा, बट डिसऑर्डर आ जाएगा, स्पीच का डिसऑर्डर, वो ठीक से बात नहीं कर पाएगा, वो ठीक से बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ सुन रहा है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ सुनने पर कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है, या फिर वो पूछ नहीं पा रहा है। और रील्स में जो हम कहते हैं जो एक तरफा इमोशंस है, इतना स्वैप होता है कि अभी दुख वाला है, फिर अचानक से एक्सटेसी है, फिर ये है। तो जैसे ये होता है ना कि अगर न्यूज़ आप हर दिन एक ही चीज की पढ़ो तो वो प्रभाव देना छोड़ देता है जी। और एक्सक्लूसिव कोई बात हो तो बहुत आपको आकर्षित करता है, बिल्कुल। तो वो चीजें मेंटेन करने की सैंक्टिटी जो है माइंड की भी, कि उसका एक समय है, राइट। जरूरी नहीं कि मेडिटेशन ही हम उसको बचपन में सिखाने लग जाए। हाँ, ये हम जरूर सिखाते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, इससे आप जो है आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा, ये पेरेंट्स एकदम बच्चे को नहीं हम सिखा सकते, उसका शरीर और प्राण का भी फेज है। कुछ एज के बाद आप करिए, ठीक है, आफ्टर 10 आफ्टर 12 यू कैन डू। एकदम 5 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को आप शरीर को अभी उसको खेलने दीजिए, अभी आप उसको कूदने दीजिए जी, अभी उसको इम्यूनिटी डेवलप करने दीजिए, राइट, एक्सपोजर मिलने दीजिए सनलाइट का। मेरी बेटी 10th में, उसको एआई की एक बुक है, इतनी मोटी बुक है जो डेली लेके जानी पड़ती है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि एआई की आपने बुक लगा दी, जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो क्यों नहीं पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, जबकि मेन तो वो है, आपको बच्चों को वो सीखना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ था, वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसमें एक पर्सपेक्टिव मैं देता हूँ, क्योंकि एक तुरंत परसेप्शन बन जाता है कि धर्म ग्रंथ का नाम लिए तो कुछ हाँ। तो एक गुरुकुल है राजकोट में, प्रचोदयात, तो वो क्या करते हैं, अब मैं एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो वो क्या करते हैं, जैसे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 1 बच्चे, उनको स्टेशन पे छोड़ दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है, पेरेंट को भी बता दिया जाता है, और इनको 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर ट्रैवल करना है अकेले। अच्छा, ठीक है, और दूसरे स्टेशन पे भी टीचर रहेंगे, ये रहेंगे। तो अब वो जो सर्वाइवल है, यहां पर वो जो अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है, तो ये वो प्रैक्टिस करवाते हैं। एक तो ये आपको मैंने उदाहरण दिया, ये होता है वहां, ये होता है, अच्छा, ठीक है। दूसरा, सोने देते हैं, सोने में कोई कोताही नहीं, नींद अधूरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आयुर्वेद का 3 सिद्धांत है, ब्रह्मचर्य, आहार और निद्रा, 3 ही फॉर्मूला है। फूड, योर स्लीपिंग हैबिट एंड योर सेलिबेसी, और जो एज है कि 20 साल तक 25 साल तक आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, जो नेचुरली आपके अंदर है, लेकिन उस समय तक आपको डिसिप्लिन्ड रहना है। तो यहां पर वो एक्टिविटी ये करा रहे हैं, तैरना सिखा रहे हैं,
स्विमिंग सिखा रहे हैं, ठीक है, उसको मेस का एक इंचार्ज बना देते कि आज मेस तुम चलाओगे, अच्छा, राइट। तो उस बच्चे को मजा बहुत आ रहा है। तो इसमें क्या ओपन है कि एक भी बच्चा इसमें कमजोर नहीं है, हर बच्चा। और पेरेंट को क्या हुआ कि वो स्कूल जैसे क्लास 6 और 7 तक के लिए था, तो पेरेंट कंप्लेन करने लगे कि हमारे बड़े बच्चों का भी आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि छोटा वाला ज्यादा बेहतर हो गया बड़े वाले से। जी, तो अब सुनने में बहुत एक्सट्रीम लगता है, लेकिन दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बॉडी डेवलपमेंट अभी चाहिए, बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग, निर्भयता चाहिए। वो जो हर छोटी छोटी अननोन से डरना, ये सबसे बड़ा डर है कि क्या होगा आगे। तो ज्यादातर एआई की दुनिया में अननोन टेरिटरी ही बनने वाली है कि अब आगे क्या होगा नहीं पता, कौन सी जॉब जाएगी नहीं पता। तो माइंडसेट मेरा किसके लिए तैयार होना चाहिए, अब अननोन के लिए तैयार होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मुझे कैरी करना आता है, विचलित मैं नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगी। फिक्स्ड पाथ नहीं है कि दिस इज द पाथ की डीपीएस देन आईआईटी देन आईआईएम देन यू आर सॉर्टेड। ये अब फिक्स्ड पाथ नहीं है, राइट। तो अननोन पाथ होगा। तो अननोन में तो एक जो लाइन है कि कहा जाता है कि पैशन ढूंढो अपना, जहां आनंद आ रहा है वहां कार्य करो। अब ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को वो ढूंढ ले कि कहाँ आनंद आ रहा है। हाँ, तो दूसरा तरीका यह है कि आनंद में रहो, जो भी कर रहे हो, पैशनेट ही रहो, वॉट एवर यू आर डूइंग योरसेल्फ। जी, आनंद को कहीं और मत ढूंढो। दिस इज वेस्टर्न और ईस्टर्न का अगर कॉन्ट्रास्ट आप देखेंगे, वेस्ट का ये तरीका है कि वो ढूंढता है आनंद को, पैशन को, और हम क्रिएट करते हैं अपने अंदर से ही और फिर कोई कार्य करते हैं। तो एआई की जो टेरिटरी है वो कुछ इस तरह की है। ये आपने बहुत अच्छी बात करी। जैसे इसी तरह से एआई हमसे रिएक्ट भी करता है, हमें जो पसंद है हमें फ़ोन हमें वही दिखाया जा रहा है, हम जो बोल रहे हैं वही वो सुन रहा है हमको, और वही चीज़ हमें दिखाई जा रहा है, वो हमें उसी आनंद में रख रहा है जो जब हमें नहीं पता। तो ये हमें आदत लगा देगा हमें नहीं पता लगने की, बल्कि जो एल्गोरिथम है, सोशल मीडिया बाहर क्यों है, भारत में क्यों नहीं है पता है? ठीक है, वो आगे है हमसे, फंडिंग भी बहुत अच्छी है और बहुत सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट है जो हमारे यहाँ अभी रिसेंट है, नया है, 10 साल 15 साल से पुराना नहीं है। तो उसमें एक एल्गोरिथम होता है कंपल्शन लूपिंग। यदि कोई ऐप या कोई सोशल मीडिया आदत नहीं लगवा रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। एडिक्शन, तो एडिक्शन उनका फाइनल गोल है। तो मैं जो अभी के भी हैं जो धर्म शास्त्रों से दूर जाते हैं या बहुत कहते हैं आई एम इंडिपेंडेंट, मैं स्वतंत्र हूं, आई हैव राइट टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये चीजें सही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दिस से ऑल दिस थिंग। लेकिन मैं दूसरा लाइन ये कहता हूं कि लेकिन हम हैं आजाद, लेकिन अपने आदतों के ही गुलाम हैं। हाँ, सही, खुद के ही गुलाम है और दुनिया से आजादी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे गुस्क्रोध के हम गुलाम है, मतलब एक ट्रिगर है कि हर चीज में हमें गुस्सा आ रहा है, इस चीज में गुस्सा आ रहा है, वीकेंड में हमें ये चाहिए, इसके बिना मेरा वीकेंड कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो वहां पर इंडिपेंडेंट वो फिर भी बोल रहे हैं। आप देखिए कि ठीक है, व्यक्ति को उन्होंने दूर कर दिया, बट साधनों से, वस्तुओं से, ऑब्जेक्ट से चेन में बनते जा रहे हैं। तो लिटरली दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। और जो उनको इंडिपेंडेंट करती है ह्यूमन बॉन्डिंग से, वो उनको प्रॉब्लम लगती है, राइट। तो हम अपनी आदतों के गुलाम हैं, वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। आप देखिए जो हमारा प्रोफेशन है उसमें भी जो है कार्टून बन रहे हैं एआई से, वॉइस जो है जो वॉइस ओवर करते थे अब वॉइस जो है वो एआई से सब हो रही हैं। तो ऐसे तो बहुत से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, बहुत से लोगों को नुकसान भी होगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं पहले भी तो कंप्यूटर आया था। तो मैं उनको बोलता हूँ कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर में जितना गैप है उससे कहीं ज्यादा गैप कंप्यूटर और एआई में है। ठीक है, वो एक्सेल सीट फास्ट बस नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आपको बिजनेस प्लान भी बना के दे सकता है, बना के भी दे आपको 3 साल की स्ट्रैटेजी बना के दे सकता है। ठीक है, तो जॉब जाएंगे और इस बार ऊपर वाले जाएंगे, क्रिएटिव वर्क, हाँ जी, राइट। और डॉलर बेस्ड इंडस्ट्री जितनी थी, जिसमें आईटी हम बोलते हैं कि मतलब अभी मैं
कल फार्मर से भी जैसे बात कर रहा था, किसानों से भी, तो मैं उनको एक बात बोल रहा था कि दुनिया में भी गेम वैल्यूएशन का है। किस चीज को हम वैल्यू करते हैं वो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जैसे डायमंड अगर यदि आप बोलोगे तो उसका वैल्यू क्रिएट किया गया है जी। ऐसे आप देखोगे कि गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि वो मंदिरों में भी चढ़ रही है, आभूषण में भी है। हाँ। तो उसी तरह आप जो मेहनत करते हो खेत में, जो एक्चुअल जो मेहनत कर रहा है प्लम्बर से लेके किसान से लेके, उसको उसका वैल्यू नहीं मिलता। लेकिन जो समहाउ एक डिग्री लेकर के एक काइंड ऑफ रिपीटेटिव वर्क सीख चुका है वो ज्यादा पैसा कमाता है। एग्रीकल्चर में हम लोग बोलते हैं 65 वेरिएबल है। बीज को कितने गड्ढे में रोपना है, कितने दूर रोपना है, किस सीजन में रोपना है, कितने दूरी में रोपना है, किस तरह रोपे कि मार्केट का दाम ज्यादा मिलेगा, लेबर को कब हायर करवाना है, घास कब कटवानी है। तो ऐसे 65 वेरिएबल है। तो टेक्निकली इट्स उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। ये जॉब नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, बहुत सारी डिसीजन मेकिंग कि फसल बर्बाद होगी, अब मैं री इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो गरीब वो दिख रहा है बट द स्किल सेट इज रिक्वायर्ड इट्स टू हाई, लेकिन उसको दाम नहीं मिलता उस चीज का। क्यों? क्योंकि सप्लाई डिमांड में ये कहा जाता है कि जिस चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है उसका डिमांड मैच करता है तो प्राइस कम हो जाता है। और फूड सिक्योरिटी के नाम पे भोजन सस्ता होना चाहिए क्योंकि खाना गरीब भी खाते हैं। बिल्कुल। तो समहाउ सोशलिस्टिक फ्रेमवर्क से खाने को सस्ता रखा जाता है। तो वैल्यूएशन, जो वैल्यू है किसी चीज की, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है जब से करेंसी आई है दुनिया में और डॉलर जब से आया है जी। और डॉलर जिस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है वो महंगी होती है। ठीक है, तो जहां जहां रियल वैल्यू नहीं है, एआई आने के बाद वो डिसरप्ट हो जाएगी क्योंकि वो रियल वैल्यू नहीं था। जो स्कैम था, जो छिपा हुआ था, जैसे थोड़ा बुरा लग सकता है सुनने में, जो अच्छे कॉलेज से एमबीए नहीं है तो दे आर द एक्स्ट्रा लेयर बिटवीन इंजीनियर एंड द सीईओ और हेड। एमबीए क्या है? जिसको जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री है, उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मशीन कोई और चला रहा है, इंजीनियर भी टेक्निकल समझ रख रहा है, हाँ जी। डिप्लोमा वाले चला रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर एक सुपरवाइजर है जो अच्छे कॉलेज से आया है, वो एमबीए करके आया है क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, लेकिन उसको इंडस्ट्री का ज्ञान नहीं है। तो वो एक्स्ट्रा लेयर है, वो पहले जाएगा। अच्छा। जो हार्डकोर नॉलेज है कि मतलब मशीन को मैं लिटरली छू सकता हूं, टच कर सकता हूं, उसकी इंडस्ट्री रोबोट तय करेगी। तो रोबोट जब तक इंसान से महंगे हैं, रोबोट नहीं आएगा। और इंसान आज भी बहुत सस्ते हैं रोबोट के, तो वो अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एआई जहां डिसीजन मेकिंग है, स्ट्रैटेजी जहां पर है, जो एक्स्ट्रा लेयर है, पीपीटी बनाना है, प्रेजेंटेशन देना है, वो सारा लेयर, तो रियल लाइफ स्किल सेट जहां नहीं है, सिर्फ डिग्री बेस्ड है, वो सारी जाएंगी। एआई उसको जितना स्कैम है, जो मैं बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग में एडमिशन कम होगा, जो अच्छे कॉलेज नहीं होंगे, सब रियल वैल्यू रीसेट हो जाएगी एआई आने के बाद। रवि जी, जैसे आप ऋषि इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आपकी बुक भी है एक, ऋषि इंटेलिजेंस, डायलेक्टिकल ऋषि से पहले थी। तो ऋषि इंटेलिजेंस जो है वो तर्क, संवेदना और विवेक से मिलकर बनती है, उत्पन्न होती है उससे। तो क्या कभी एआई ये 3 स्तर की बुद्धि को छू पाएगा? तर्क, लॉजिक, रीजनिंग, डिस्कोर्स सब एआई कर सकता है। विवेक, इस पे मुझे डाउट है कि वो धर्म के पथ पर चलेगा कि नहीं। उस पर डाउट है। और नॉलेज का भी मेथोडोलॉजी पे मैं बताऊं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेन स्ट्रीम नहीं है। जैसे कि यात्रा जब आप करते हैं तो उस प्रचोदयात गुरुकुल की एक और मैं बात बताऊं कि वो यात्रा करवाते हैं पूरे भारत की ट्रेन से, बच्चों को अकेले, बच्चों को नहीं ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में। अकेले तो एक स्टेशन से दूसरा दूर स्टेशन 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ये, बट भारत भ्रमण कराते हैं। और फिर मैंने अन्नामलाई के बारे में सुना, जो आईपीएस थे तमिलनाडु में, कि नहीं वो मानसरोवर की यात्रा पे गए 40 दिन और एक इंसाइट उनको आया। फिर स्टीव जॉब्स के बारे में सुनते हैं कि एक ब्रेक लिया उसने, ब्रेक लिया, फिर भारत में आया, इस्कॉन के टेम्पल में गया। तो ये ब्रेक लेने से क्या बुद्धि को कुछ होता है क्या? ये पहला एक प्रश्न आता है मेरे दिमाग में। ऋषि इंटेलिजेंस लिखने के समय 1-2 चीजें आई, उसमें से एक ये थी, भगवान बुद्ध पीपल पेड़ के नीचे बैठे हैं, ज्ञान प्राप्ति हो गई। अब प्रोफेसर नहीं है, पुस्तक नहीं है, और ध्यान में कहा जाता है कि थॉटलेसनेस होना चाहिए, तो विचार नहीं है। अब ये कौन सा नॉलेज है जो बुक, प्रोफेसर, विचार के बिना आता है?
दिस कांट बी डन बाय एआई, दिस इज प्योरली ह्यूमन। कि कुछ इंसाइट यात्रा करने के दौरान क्लिक करती है, ब्रेक लेने से क्लिक करती है, सोचने से नहीं। कभी कभी मैंने भी देखा है कि कोई समस्या यदि आपको समाधान करनी हो, उससे थोड़ी समय के लिए दूर हो जाइए, और फिर पता नहीं कुछ समय बाद लगता है ऐसे करना चाहिए था इस चीज को, या एक एक्सट्रीम अगर अंदर से अर्ज आता है, नहीं इसके मुझे सॉल्व करना ही है, करना मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, बट सम अगर अंदर है वो भावना, वो आ जाती है। ये एआई नहीं करेगा। ये जो कॉग्निशन, ये जो इंट्यूटिवनेस जो कहीं से आती है, अब उसको आप क्या नाम दे रहे हो, वो बुक में मैंने डील की है कि ऋषि प्रज्ञा क्या है, कहाँ से उन्होंने आयुर्वेद लिखी, जब लैब नहीं है तो कैसे लिख दिया उन्होंने, राइट। तो ये दूसरा तरीका क्या है जिसमें हम कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि माइंड के डिस्टरबेंस को रोकना। मन जब प्रयोग करना बंद करेंगे तब बुद्धि खिलती है, दैट्स द फॉर्मूला। मन को प्रयोग करना जब बंद करते हैं तब बुद्धि खिलती है। मन जब तक वॉन्डर करता है, तब तक नॉइज आता है, तब तक इंसाइट नहीं आता है। इसलिए बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा ब्रेक लिया। विनोबा भावे हो, सभी को आप देखेंगे सभी साधक हैं बेसिकली। कोई योग कर रहा है, कोई अकेले में रहता है, सेक्लूटेड प्लेस में रहता है, कोई किसी ने आश्रम बना के रखा है, हिमालय लोग जा रहे हैं। तो इनसाइट यात्रा से भी आती है, इनसाइट ब्रेक लेने से आती है, इनसाइट मोनोटोनी तोड़ने से आती है। और ये तार्किक नहीं है, ये एक नॉर्मल माइंड को लगेगा भाई इसमें लॉजिकल कैसे है, ये बात लॉजिकल नहीं लग रही है जी, राइट। तो मैं इसका भी जवाब ऐसे देता हूं कि मैंने रसमलाई खाई, सामने वाले को क्या मैं बता सकता हूं कि रसमलाई मुझे कैसी लगी? नहीं। आप सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हो कि मुझे अच्छी लगी। सबसे बेहतर ढंग से मैं कविता लिख सकता हूं अगर सबसे ज्यादा एक्सप्लेन मुझे करना हो, बट दैट विल बी अगेन द एनालॉजी, ठीक है। एग्जैक्ट एक्सपीरियंस में ट्रांसफर कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। अंत में मैं क्या बोलूंगा, चलो तुमको खिलाते हैं, तब तुमको पता चलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? अनुभव। अनुभव कि तुम्हारे जब एक्सपीरियंस में आएगा तब तुमको पता चल जाएगा। तो लॉजिक क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि लॉजिक आता है शब्द के अंदर, भाषा के अंदर। और जब आप भाषा में कॉफी का स्वाद नहीं बता सकते, रसमलाई का स्वाद नहीं बता सकते, तो लॉजिक कैसे लगाओगे? व्हेन यू कांट फ्रेम द सेंटेंस, हाउ कैन यू अप्लाई द लॉजिक? तो इसका मतलब लॉजिक का लिमिटेशन है। यू कांट डिफाइन एवरीथिंग बाय लॉजिकल डिडक्शन, ठीक है। तो और इसलिए भी जो दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है, पुरुष और स्त्री, राइट, हस्बैंड और वाइफ, तो दोनों को तर्क का एक्चुअली सहारा मिल रहा है कि उसे लग रहा है कि इस स्थान पे ये सही है, उसे लग रहा है इस स्थान पे ये सही है। और अनुभव ट्रांसमिट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि शब्दों में नहीं बांध पा रहे हैं, ठीक है। और सामने वाले को लग रहा है कि उसका इमोशन इलॉजिकल है, लेकिन रियल होता है। इमोशन तो रियल है। तो हर चीज लॉजिक में जब नहीं बंधती है, बिकॉज कि आप भाषा में उसको उतार नहीं पाते। मैं उतना कह नहीं पाता जितना मैं महसूस करता हूं, इतना ही बोल सकते हैं कविता के माध्यम से, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि एआई यहां एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो भाषा के माध्यम से ही चलेगा। यहां पर चेतना चाहिए। लेकिन अगर एआई इंसानों से बेहतर काम करने लग जाए तो क्या वो इंसानों की जगह ले सकता है? लेगा ही, कई जगह लेगा। इवन मैं जैसे एडवोकेट हैं, आपके लिए लीगल पेपर जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ रिपीटेटिव काइंड ऑफ वर्क। अच्छा। तो उसको भी तो एआई फ्रॉम, जहां भी लिटरेरी वर्क है वो तो ऑलरेडी कर चुका है, लोग माने या ना माने, कि लीगल फ्रेमवर्क मुझे बनाना हो, लीगल ये मुझे चेक करवाना हो कि लीगली ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, कर देगा वो। प्रूफ रीडिंग। इसका मतलब जो हमने इतने सालों में कंप्यूटर को जो बताया है वो फिर से वही तो बता रहा है हमें, उसमें कुछ एडिशन नहीं हो रहा, क्योंकि डेटा का वही एक्सेस कर रहा है। लेकिन डेटा में हम बोलते हैं कि इसको बिग डेटा चाहिए। तो हम जो 15 साल से सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ अ ह्यूज चंक ऑफ डेटा जो उसको फीड करने में सक्षम है। मानव इतिहास में किसी को ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नहीं पता जितना बिग डेटा और एआई को पता है। लेकिन वो एक ह्यूमन की तरह कभी बिहेव तो कर ही नहीं पाएगा। चेतना नहीं मुझे है। हाँ, नहीं कर वो वही बिहेव करेगा जो वो सीखेगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो सिर्फ इंसान के पास ही है, वो मशीन के लीप पास कर सकता है, वो प्रोग्रेस, तर्क जो है एआई जो प्रोग्रेस करेगा,
कॉन्शियसनेस ऑलरेडी लीप करता है हमसे सीख कर। अब बच्चे जो हैं, अगर उनको कोई सवाल नहीं आ रहा है ना, पहले जैसे आपने भी स्टार्टिंग में कहा कि हम अपने दादा दादी से पूछते थे, अब बच्चों को अगर कोई सवाल नहीं आता, सीधा फ़ोन उठाते हैं, एआई से पूछ लेते हैं, तो इससे बच्चों का तो विकास तो रुक ही रहा है, इसमें जो रिलेशन बनता है ना एक प्यार का, उससे भी तो हम दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो डायलेक्टिकल ऋषि मैंने क्यों लिखी कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहा है उसको वैलिडेट आप कैसे करोगे, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम वर्ड यूज करते हैं, तो इवन एआई इज टेलिंग, उसको आप तराजू में कैसे तोलोगे, इतना तो अब आपको आना चाहिए। नहीं तो यहां पर भी अंधविश्वास हो जाएगा ना कि आप जो बोला गूगल वो मान लिए। हाँ जी। अब गूगल में कोई सिम्टम आप देते हो सबको कैंसर बता सकता है। लेकिन बच्चे एआई की बात मान लेंगे, अगर पेरेंट्स को समझाएंगे तो उनको शायद लगेगा कि ये गलत है और एआई सही है आज के समय में। आई थिंक वो पहले बिफोर एआई भी नॉर्मल इंटरनेट भी था, तो उनको लगता था कि उनको इंटरनेट से पहले ज्यादा पता है। ये हम लोग, एक प्रशांत साही जी हैं, तो उनसे जब चर्चा हो रही थी, तो ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है कि एक बेटे को या एक बेटी को अपना पिता गलत लगता है, लेकिन जब तक समझ में आता है कि वो गलत नहीं थे, तब तक उसके बेटे को लगता है कि वो गलत है। ठीक है, सो इट ट्रेवल्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, सो आई थिंक ये एआई की वजह से नहीं, पुराना प्रॉब्लम है ये कि नई पीढ़ी को ज्यादा पता होता है, एआई उसको बस पेसअप कर दिया, मतलब वो थोड़ा और रिफाइन कर दिया। मतलब उससे ये था कि मेंटल ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसे तो जो हम बात करते हैं विकास की कि हमारा विकास होना चाहिए, तो इससे तो लोगों का विकास तो कहाँ होगा, नुकसान ही होगा। और यदि सक्सेस का पैरामीटर नहीं बदले तो बिल्कुल नुकसान होगा। अब जैसे आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद इज कस्टमाइज सॉल्यूशन, इट शुड बी कि नाड़ी परीक्षण हो रहा है तो 1-to-1 जो मेडिकल साइंस है दैट इज आयुर्वेद। ठीक है, नॉट फ्रॉम मशीन। तो ये जॉब्स आपको ज्यादा दिखेंगे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा। इमोशनल जो कंसल्टेशन है, साइकेट्रिस्ट हैं, राइट, थेरेपी है, वो आपको ज्यादा दिखेंगे। बिल्कुल। ठीक है, आपको जैसे गुरुकुल वाले स्कूल हैं जो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर देते हैं, वो वाले स्कूल ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जो बढ़िया टॉप स्कूल है वो तो एआई ड्रिवन ट्यूटर ही ले आएंगे। क्योंकि आप मान के चलो कि वो कम फ्रस्ट्रेट होगा ना। यहाँ हम सोक्रेटिस मेथड ला सकते हैं, क्योंकि बच्चा को और क्वेश्चन वो और पूछ रहा है और एआई जवाब दे रहा है, वो तो रुकेगा नहीं, वो तो थकेगा नहीं। मशीन का तो यही फायदा है ना, वो पैसा भी नहीं मांगेगा ज्यादा काम करने का, छुट्टी नहीं मांगेगा, उसको त्योहार पे छुट्टी नहीं चाहिए। तो कॉर्पोरेट को तो वो तो ऐसे भी पसंद आएंगे, और बच्चे को भी आएंगे, क्योंकि बच्चा जो पूछ रहा है वो मिल जा रहा है उसको ना डांट मिल रहा है। लेकिन जहां पर मैंने बोला रियल वर्ल्ड टच है, ह्यूमन टच है, एस्थेटिक है, आर्ट है, ब्यूटी है, जहां डायरेक्ट इंटरेक्शन चाहिए जिन भी चीजों में, वो सब ज्यादा उभरते आपको दिखेगा। स्टोरी टेलिंग, 50 लोग बैठे हैं, एक कोई कहानी सुना रहा है। जैसे कंसर्ट है, ये बढ़ क्यों गया? क्योंकि फोन पे म्यूजिक का एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिवली थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट वन प्लेस, वो मजा बहुत अलग लगता है। तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि जो कंसर्ट्स हैं वो और दिखेंगे आपको। ये जो इवेंट हैं, श्रावण है तो श्रावणी मेला और दिखेगा। इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं होगा। हम पहले एक दूसरे से बात भी करते थे, किसी पार्टी में गए एक दूसरे से बात की, लेकिन अब देखते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो लोग सिर्फ अपने फ़ोन पर लगे रहते हैं। इवन आप मेट्रो में भी आइए, जब मेट्रो में आते हैं ना, आप देखेंगे हर किसी के पास फ़ोन होगा, हर कोई अपनी एक अलग दुनिया में मस्त होगा। इससे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन हम ये सब जानते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको देखने में ही लगे हुए हैं। मुझे अनु के इस प्रश्न से ये समझ में आया कि अगर इसी तरह हम एक दूसरे से संवाद ना कर पाए और हमने एक दूसरे से एक्सपीरियंसेस इस तरह से नहीं शेयर किए, तो भारतीय परंपरा का जो हमारा जो ये संवाद का जो वो है, इसकी वजह से हमें क्या नुकसान होगा? बिल्कुल, 3 चीज़ें मुझे जो दिखाई देती हैं। एक है मेटाफिजिक्स का ना, यू ओनली लिव वंस, आप एक ही बार जी रहे हो, बिल्कुल। तो इसी जीवन में जो करना है कर लो। ठीक है, कुछ बुरा और अच्छा नहीं है, सब एक्सपीरियंस ले लो। वर्ल्ड टूर करो, सोलो ट्रेवल करो, पार्टीज करो, एंजॉय करो, प्लेजर ओरिएंटेड लाइफ जियो, दिस इज योलो। ये भारतीय परंपरा में नहीं है। पहला है मर्यादा, हर चीज की क्या है, एक हद है, राइट। तो मर्यादा में जीवन जीना हो गया धार्मिक तरीके से जीना। व्हेन इट इज एनफ, आपको समझ में आना चाहिए इट इज एनफ। ठीक है,
दूसरा एक आ गया है चीप क्रेडिट, हर चीज जो है बहुत इजीली एक्सेसिबल है, लो कॉस्ट ईएमआई एंड राइट। तो मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, हर चीज के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए, मतलब नहीं भी चाहिए फिर भी वो खरीद रहे हैं राइट, क्योंकि सेल लगा हुआ है। एंड द थर्ड इज सेंसेस को बहुत एक्सपोजर हम दे दिए हैं। मतलब गुरुकुल का जो आउटकम होता था भारतीय ज्ञान प्रणाली की, सेंस ऑर्गन कंट्रोल में होने चाहिए। इंद्रिय, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये कछुए की तरह होना चाहिए कि रिट्रैक्ट कर ले राइट। जब क्रोध आ रहा है तो ये तुरंत क्रोध मुंह से निकल नहीं जाना चाहिए राइट। तो जब व्हेन यू आर एक्सपोज्ड विथ सोशल मीडिया तो आप बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो सेंसेस को। हाँ जी। तो जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे उतना सेल्फ आपका लूज होगा, सेल्फ कंट्रोल उतना लूज होगा। जिस तरह से सोशल मीडिया पे कंटेंट चेंज होता है, मतलब कोई उदास है, अब उसको एक शायरी वाला आ रहा है और इसमें एक बीजीएम म्यूजिक भी चल रहा है, अब वो उसको स्किप किए जा रहा है, अब वो उसमें डूबते जा रहा है बेसिकली, अब वो निकल ही नहीं पाएगा राइट। और निकलने के लिए बाद में उसको समझ में आ जाता है कि फोन मुझे छोड़ना है फिर वो गाना सुनना बंद करता है। बट बहुत समय के बाद जब बहुत दुर्गति हो जाती है, तो जो तीन है कि जन्म और कर्म और धर्म, ये जो चल रहा है, रिचुअल को आप नहीं मान रहे हो, या इसको जरूर मानो कि जो बोओगे वही आप काटोगे, जो बीज है वही पेड़ बनेगा। हर चीज कंज्यूमरिज्म नहीं है, आप फोमो में हर चीज बाय मत करो राइट, कि पुराना कपड़ा हो गया नहीं अब पहन सकते, फोन बदलना जरूरी है राइट, एवरीथिंग। एक तरफ आप इन्वायरमेंट की बात करते हो, फिर वही बात करते हैं कि स्विच बंद करना चाहिए, पंखा क्यों, और यहाँ फिर और प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो बेसिकली। तो कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर हो गया राइट। और हर चीज का जो मर्यादा है वो कुछ इस तरह है कि ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक सिग्नल वो गाड़ी को रोकता है, लेकिन हम इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं ये मेरी स्वतंत्रता छीना, मेरी गाड़ी को ये होता कौन है रोकने वाला, और चार तरफ से गाड़ी आ रही है, यदि वो रोकने वाला नहीं होगा तो केओस। रूल्स तो चाहिए, तो रूल्स बने हैं आपके लिए, आपको लग रहा है ये मेरी स्वतंत्रता को कुछ मुझसे छीना जा रहा है राइट। तो स्वतंत्रता आती है पैकेजिंग के साथ, जिसके अंदर होती है जिम्मेदारी नहीं निभाना, ठीक है। जैसे बॉलीवुड का ये है तो उसमें वो बोलते हैं फ्रीडम ऑफ आर्ट है, एक्सप्रेशन है, हम आर्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो फुहड़ता को बेसिकली कम कपड़ा ठीक है, वो और एक्सेस वो सेक्सुअलिटी के तरफ आ जाता है पूरा, और उसको पैकेजिंग उसकी है फ्रीडम ऑफ आर्ट एंड एक्सप्रेशन राइट, ठीक है। तो पैकेजिंग जो है उस नाम से वो आता है, और फिर उनको लगता है कि वो उनका राइट है। भारतीय परंपरा इज ड्यूटी ड्रिवन, कर्तव्य आधारित व्यवस्था है, उसी के हिसाब से अधिकार निर्धारित होते हैं। मैं दो भाइयों का झगड़ा हो रहा था, तो उसमें एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का जो पूरा भारत में है डिस्प्यूट होता है, उसमें एक होता है जेठ हंस, बड़े को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आचार्य का जो चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसमें ये लिखा है कि बड़े भाई को छोटे भाई के परिवार का लालन पालन करना है जब पिता नहीं रहेंगे, ठीक है, और उसको जिम्मेदारी उठानी है घर की, वो उसका कर्तव्य है। और क्योंकि वो ये कर्तव्य निभा रहा है तो उसको ये सपोर्ट सिस्टम में ज्यादा मिलेगा, तो अधिकार बनता है। और यदि कोई अचानक से आके बोले नहीं परंपरा में हमारा था ज्यादा मिलेगा बड़े को, और उसने कभी निभाया नहीं, पिता का साथ भी नहीं निभाया, छोटे भाई ने ही देखा, और वो बार बार तो राइट एंड राइट एंड राइट, तो कोर्ट भी बोलेगा बराबर है। अब कोर्ट तो राइट्स ड्रिवन है, तो भारतीय समाज कर्तव्य ड्रिवन है। आप क्या ड्यूटी निभा रहे हो, उसके बाद राइट आप डिमांड करोगे राइट। तो ये कुछ आप देखोगे कि जो ह्यूमन टच इसमें हो गया, या भारतीय परंपरा से हम क्या सीख सकते हैं, ये दिस इज एक्चुअली ऋषि इंटेलिजेंस, जो हमें एक्चुअली टिंकर करता है कि हम सही थे हमारी परंपरा में। वो वेस्टर्न जो 4-5 चीजें आई, इंडिविजुअलिज्म, माय लाइफ माय रूल, मेरी अपनी सेल्फ स्टीम है। तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि जब कॉर्पोरेट में तुम ये क्यों रूल फॉलो करते हो, बॉस इज ऑलवेज राइट एंड देयर इज अनदर रूल, इफ यू आर इन कंफ्यूजन फॉलो द रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो सारा कॉन्फॉर्मिटी तुम्हारा वहां भूल जाते हो। घर में ही तुम्हें अधिकार चाहिए, पिता से, भाई से, पत्नी से, पति से, वहां पे स्लेव बनना है। तो जहां कन्वीनियंस है वहां पर, तो इट्स ये जो तरीका है जीवन जीने का, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। और ऐसे फिर मतलब जो आरआई है, ऋषि इंटेलिजेंस जब नहीं है,
तो नॉर्मल इंटेलिजेंस है उसको एआई अब आराम से रिप्लेस करेगा। एक्सक्लूसिविटी आपको मेंटेन रखनी है कि ह्यूमन टच क्या है और भारतीय मानव होना वो क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दीज आर फ्यू रीजंस कि ये हमारे सर्वाइवल का कारण है। कुछ लोग कहते हैं कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, डिटेल में जाएंगे तो यही है कि परिवार को आपने मेंटेन रखा, राइट, मन को ट्रेन किया। पूरी टेक्नोलॉजी पूरी इंडस्ट्री शरीर के लिए बनी है। एयर कंडीशनिंग है, मन के लिए जो आया लीकर है मान लीजिए, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ड्रग्स है, गोलियां हैं, तो मन के लिए साइंस नहीं प्रोडक्ट बना पाया, उसके लिए हम मेडिटेशन में चल गए उसके लिए। तो व्हाट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड टू हैंडल? माइंड। तो माइंड को ट्रेन करोगे, अनसर्टेनिटी में जीना सीख जाओगे, अपने आप को कैरी करना सीख जाओगे। माइंड को ट्रेन करने का आपने तरीका बताया था कि आप कहीं बाहर निकल जाइए, कि अगर आपको लग रहा है कि आपका माइंड जो है कहीं ब्लॉक हो रहा है तो आप बाहर निकल जाइए, और जब आप वापस आएंगे तो शायद आपका माइंड जो है वो और भी ज्यादा तेज चलेगा। राइट, रूटीन लॉजिक में मत रहिए। जीवन भर जो लॉजिक आपने लगाया है कि हर चीज तर्क से, अभी तक आपको सक्सेस मिला है लॉजिक से। आपने डिसीजन लिया, हैरी पॉटर में भी ये डायलॉग कि मतलब डिसीजन ही बेसिकली डिफाइन करते हैं कि आपका जीवन कैसा है, कब क्या आपने निर्णय लिया। तो उसका आधार ऑब्वियसली तर्क होता है, नापतोल होता है, अनुभव होता है। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि आपको ब्रेक लेना होता है, राइट। कभी बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो और बड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। तो वापस से प्राण तत्व, प्राण शक्ति जब आती है तो मन हैंडल होता है। तो जब आप ये बुक लिखते हैं तो आप कितने टाइम का ब्रेक लेते हैं, और मतलब ऐसी कौन सी जगह आप जाते हैं जहां आपको लगता है कि हाँ यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ मुझे एक सुकून का एहसास हो रहा है? पहले तो मैं 2 साल से गांव में रह रहा हूँ। अच्छा। और झारखंड का गांव इज लिटरली गांव। अच्छा। ठीक है, कोई ट्रक और गाड़ी की आवाज नहीं आती, चिड़िया की आवाज आती है, लोग जल्दी उठते हैं, गाय का दूध मिल रहा है, कान में कोई शोर नहीं आ रहा है, राइट, मतलब नॉइज प्रूफ नहीं करवाना पड़ता हमें, भोजन टाइम पे मिल रहा है, टाइम पे सोना, फिर स्पोर्ट्स में जाना, लाइक मतलब तो एक तो वो जीवन शैली। और जब रांची में भी रहता था तो बहुत दूर रहता था रांची से, ठीक है, मतलब सिटी से दूर। तो पहले तो शांत कि जब आप बैठे तो कुछ सुनाई ना दे, मतलब इतना शांत होना चाहिए, ठीक है, टीवी नहीं होना चाहिए घर में बेसिकली। ठीक है, फोन उसको कॉम्पनसेट कर लेता है कि आप फोन ही देख ले रहे हो, बट समहाउ, और पीडीएफ भी नहीं, बुक पढ़ना जी, एकदम सुगंध लेके, पुस्तक का जो सुगंध है, टच, ह्यूमन टच जो प्रॉपर है कि पेज पलटने की आवाज है, वैसे पढ़ना। और कभी भी शॉर्ट्स और रील्स के तरफ उतना नहीं जाना जितना मूवीज के तरफ जाना। अगर क्रिकेट पसंद है तो टेस्ट मैच आप देख पाते हो कि नहीं। जो धैर्य है, पेशेंस है, तो लॉन्ग टर्म जो कंसंट्रेशन है कि किसी एक चीज पे लंबा टिके रहना, एक तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। कुछ आपको अच्छा करना है तो टिकना आना चाहिए। तो नाट्य शास्त्र में एक आता है कि जैसे वो डांस हम करते हैं तो जहां हाथ जाती है वहां आंख जाती है, ठीक है, जहां आंख ठहरती है वहां भाव पैदा होता है, और जहां भाव पैदा होता है उसके बाद ही रस पैदा होता है। तो अगर आंख गई नहीं, मन टिका नहीं, मन रुका नहीं, तो भाव पैदा नहीं होगा, भाव पैदा नहीं होगा तो रस आएगा नहीं, राइट। तो रुकना, ठहरना बहुत जरूरी है उसका आनंद लेने के लिए। चाय का लॉजिक से आप देखते हैं कि आराम से चाय को धीरे धीरे चुस्की लेकर के कुछ और बात कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, परेशान है, और फिर तो पता ही नहीं चला कि कब पी लिया और कब, मतलब स्वाद भी नहीं पता चला, राइट। तो बी हियर बी नाउ होना बहुत जरूरी है जो आप कर रहे हैं उस समय। तो दैट इज मेन साइकी कि जब भी लिखना है पुस्तक, दूर रहना है, अच्छा खाना खाना है, हवा पानी अच्छा होनी चाहिए, राइट। तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो रवि जी, फाइनली मैं कंक्लूड करके पूरी अपनी कॉन्वर्सेशन को ये पूछना चाहूँगा आपसे कि एआई और ऋषि इंटेलिजेंस में क्या अंतर है आपके शब्दों में, इन शॉर्ट? एआई सेंसेस, लॉजिक, इन सबको ही इमिटेट कर रहा है। तो वेस्ट क्या मानता है कि जो हमारा सेंस ऑर्गन है, दैट इज द ओनली मीन टू नो द थिंग्स, नो द ऑब्जेक्ट, नो द वर्ल्ड, नो द यूनिवर्स। भारत में जो थोड़ा सा डेफिनेशन परिवर्तन हुआ है योग का, कि आप हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए यूज करते हैं, राइट। स्ट्रेस और कोर्टिसोल रिड्यूस हो, स्ट्रेस रिलीज हो, तो उसको मैं बोलता हूँ, या अरविंदो घोष भी बोल रहे हैं कि नदी में
डैम बना करके बिजली पैदा करना वो नदी का पर्पस नहीं था। तो योग का पर्पस है कॉग्निशन, बुद्धि में विवेक आएगी, क्योंकि मन को आप स्थिर करोगे। तो ऋषि इंटेलिजेंस और एआई में आप देखोगे कि एआई इज मच मोर एग्रेसिव, माइंड को, डेटा को, लॉजिक को फुल यूज कर रहा है, और यहां पर हम उसको यूज बंद करने की भी बात करते हैं। और इस एग्जाम्पल को इसलिए मैंने दिया कि यहां पर एआई पहुंच नहीं पाएगी, दैट्स व्हाई इट्स ऋषि इंटेलिजेंस। तो रवि जी, ये आपकी हम बुक्स ऋषि इंटेलिजेंस और द डायलेक्टिकल ऋषि, ये कहाँ से ले सकते हैं? ये अमेजन पे आपको मिल जाएगी। ऋषि इंटेलिजेंस तो पुरानी है, तो आपको अच्छी रिव्यू सब मिलेंगे। डायलेक्टिकल ऋषि बहुत रीसेंट बुक है, एंड जिनको मेटाफिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी इसमें नहीं जाना है जी, प्योर लॉजिक में, एंशिएंट इंडियन विजडम में जाना है, उसके लिए डायलेक्टिकल ऋषि है कि वाद कैसे करें, परसुएड कैसे करें, अच्छा लॉजिक कैसे लगाएं, अपने आप को कैरी कैसे करें, स्मार्टनेस कैसे हम इनवाइव करें, राइट, उसके लिए डायलेक्टिकल ऋषि है। और जिज्ञासा है और जानने की कि हमारे ऋषि कैसे थे। हम सुनते तो है बहुत कुछ वेद में लिखा है, बट क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, उसमें साइंस का जूस कहाँ है, वो हमें प्रिसाइज्ड मैनर में जानना है, मोटी किताब नहीं चाहिए। तो उसके लिए ऋषि इंटेलिजेंस। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए और विदस को आपने अपना इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विदस में आज बस इतना ही। होप कि जो एआई को लेकर हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स थे, वो सारे डाउट्स आज रवि जी ने क्लियर कर दिए हैं, और आप समझ गए हैं कि अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना है तो उन्हें थोड़ा सा एआई से दूर रखना होगा। रवि जी ने हमें बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विदस को अपना इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आप मुझे और मेरे को एंकर अरुण जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।